हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले सॉल्यूशन के चैप्टर में वेपर प्रेशर तक पढ़ चुके थे। वेपर प्रेशर के बारे में काफी कुछ चीजें डिस्कस कर चुके थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे थे और अब इसी चीज को और आगे करते हुए, जैसा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अब जो चीज बचती है वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या चीज है ये हमने आपको बताया था। राउल्ट्स लॉ क्या चीज है? राउल्ट्स लॉ हमने आपको बताया था कि राउल्ट्स ने जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर में और जो सब्सटेंसेस हैं लिक्विड के अंदर, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके मोल फ्रैक्शन में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, जो उन्हीं के नाम से राउल्ट्स लॉ के नाम से, राउल्ट्स के नाम से राउल्ट्स लॉ के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ। लेकिन राउल्ट्स लॉ को जानने से पहले, इसको हम लोग एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, इससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि कुछ टर्म हम लोग जान लें। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को जानना है वो ये कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? दूसरी चीज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। और टोटल वेपर प्रेशर, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। टोटल वेपर प्रेशर, ये तीन चीजें क्या है? तो अगर मान लें कि हमने एक बाइंडिंग सॉल्यूशन लिया है और इस बाइंडिंग सॉल्यूशन में जो लिक्विड है, चाहे वो सॉल्वेंट हो या फिर सोल्यूट, दोनों वोलेटाइल हैं, इस कंटेनर को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो जो वेपर्स बनेंगे यहाँ पे, जो ये वेपर्स होंगे, ये वेपर्स दोनों कंपोनेंट्स के होंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो वोलेटाइल हैं। तो दोनों कंपोनेंट्स के वेपर्स यहाँ पे बनेंगे, ये वेपर्स दोनों कंपोनेंट्स के होंगे। जो वेपर्स बनेंगे वो दोनों कंपोनेंट्स के बनेंगे। अब मान लो इसके अंदर A जो है वो सॉल्वेंट है और B जो है वो सोल्यूट है। अगर इस सॉल्यूशन में A सॉल्वेंट और B सोल्यूट है, तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ वेपर्स होंगे वो A के भी होंगे और B के भी होंगे, दोनों के वेपर्स होंगे। तो वेपर्स जो A के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, उनसे जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा उसको हम लोग PA लिखते हैं। याद रहे, हमेशा प्रेशर को स्मॉल p में डिनोट करेंगे न्यू कन्वेंशन के आधार पे। अब कैपिटल P से प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं करते। B के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा इस सॉल्यूशन में, तो वो प्रेशर होगा PB। ये दोनों पार्शियल प्रेशर कहलाएंगे, ये दोनों पार्शियल प्रेशर कहलाएंगे। दूसरी चीज कि अगर हम A को एक अलग कंटेनर में ले लें, A को अलग कंटेनर में ले ले और B को अलग कंटेनर में ले ले, तो यहाँ पे प्योर A होगा, वो सॉल्वेंट है, और यहाँ पे प्योर B होगा जो कि सोल्यूट है। ये प्योर B है, प्योर B, और ये प्योर A है, प्योर A। तो अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएंगे, जो ये वेपर प्रेशर यहाँ होगा, ये केवल A का होगा, A का वेपर प्रेशर होगा, और इसको हम P0A कहते हैं। P0A जो है वो क्या चीज है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जो प्योर लिक्विड है, सेपरेटली सॉल्यूशन में अभी मिलाया नहीं गया है। इसी तरह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएटेड होंगे ये P0B होगा, इसे P0B कहेंगे। तो ये टर्म ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि P0A क्या है और प्योर लिक्विड क्या है। तो प्योर लिक्विड वो है जो एज ए सोल्यूट सेपरेटली प्रेजेंट है या एज ए सॉल्वेंट सेपरेटली प्रेजेंट है। उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होगा, उसको P0A से रिप्रेजेंट करेंगे, या सोल्यूट है तो P0B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आती है बात कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा।
किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें दो या दो से ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिले होते हैं, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल होता है, वो नॉन वोलेटाइल नहीं, सॉरी, वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिले होते हैं, तो जो उस सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो उन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों के वेपर्स बनेंगे, और जब दोनों के वेपर्स बनेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, उसको P टोटल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के सम के बराबर होता है। तो ये कंडीशन तब अराइजेस होती है जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, दोनों वाष्पशील हो। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन का ये P टोटल जो होगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो इतनी चीजें आप क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं, क्या चीज होती है राउल्ट्स लॉ? तो आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में हम पढ़ते क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट का, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर प्योर लिक्विड के, प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही राउल्ट्स का लॉ है। क्या कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन temperature for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fraction, राउल्ट्स का क्या कहता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल लिक्विड्स होता है उस वोलेटाइल लिक्विड्स का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन, उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या इसी चीज को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ any volatile component of solution at given temperature is equal to the product of vapor pressure of the pure
प्योर कंपोनेंट या प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन in the solution। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में किसी दिए गए टेम्परेचर पर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि हमने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया। अगर हमने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया जो कि बाइनरी सॉल्यूशन बना रहा है, तो बाइनरी सॉल्यूशन अगर बना रहा है, मान लेते हैं कि AB एक सॉल्यूशन है जिसमें A सॉल्वेंट है और B सोल्यूट है। तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर रखा हुआ है, तो जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ये वेपर्स जो होंगे वो कंपोनेंट A के भी होंगे और कंपोनेंट B के भी होंगे, दोनों के होंगे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? राउल्ट्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर A के द्वारा लगाया जाएगा वो PA होगा, B के द्वारा जो लगाया जाएगा वो क्या होगा? PB होगा। तो PA जो होगा वो P नॉट A इंटू XA होगा, P नॉट A इंटू XA होगा। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये क्या चीज है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है which is exerted by the component A, PA, that is equal to P naught A into XA। तो B के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा वो PB हो जाएगा, that will be equal to P naught B into XB। यहाँ पे P naught B क्या है? प्योर B का वेपर प्रेशर है, प्योर B का वेपर प्रेशर P naught B और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के अंदर B का मोल फ्रैक्शन उपस्थित है वो XB है। अब अगर हम लोग डाल्टन लॉ को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? P टोटल किसी भी कंटेनर के अंदर उसके अंदर उपस्थित सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो दो ही उपस्थित हैं तो PA प्लस कितना हो जाएगा? PB। PA कितना है? P नॉट A XA। PB कितना है? P नॉट B XB। तो P टोटल जो है या P सॉल्यूशन आप कह सकते हो, P सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर हो गया? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के बराबर हो गया। हम जानते हैं यहाँ पे कि XA इक्वल टू कितना हो जाएगा? NA अपॉन NA प्लस NB और XB कितना हो जाएगा? NB अपॉन NA प्लस NB। बोलो हाँ। और हम लोग ये भी जानते हैं कि XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू कितना? 1। XA प्लस XB जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर XA निकालना चाहें तो 1 माइनस XB हो जाएगा, और अगर XB निकालना चाहें तो ये 1 माइनस XA हो जाता है। ये चीजें हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में पढ़ी है। अभी हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि P नॉट A इंटू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस P नॉट B इंटू कितना? NB अपॉन NA प्लस NB लिख सकते हैं। तो अगर अब आपको मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं
और आप चाहते हो कि हमें मोल फ्रैक्शन ना कैलकुलेट करना पड़े तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन में रख सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम XA या XB इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। तो XA की वैल्यू अगर रख दें तो कितना रखेंगे, XA इक्वल टू कितना हो जाता है, XA इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस XB। अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं P total that can be equal to P naught A into 1 minus XB plus P naught B into XB रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा P naught A minus P naught A XB plus P naught B XB हो गया। थोड़ा सा हम इसको सीधा कर सकते हैं या सीधा ना भी करें वैसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व कर ले, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, P नॉट A को उधर ले जाएं और P नॉट B को इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा P नॉट B XB माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB प्लस P नॉट A, ये हो गया आपका P टोटल। तो दिस इज द राउल्स लॉ। क्या चीज है ये, राउल्स का लॉ है। P नॉट B माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A। क्या आप इसको देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरा देखिए इसको कि y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो अभी आप इस इक्वेशन से कई सारे एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन को, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि जो राउल्स लॉ है, ये राउल्स लॉ हमें कौन कौन सी चीजें बताता है, क्या क्या चीजें हमें राउल्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, या जो राउल्स लॉ का इक्वेशन हमको मिला, ये इक्वेशन हमें क्या कौन कौन सी चीजें बता रहा है। सबसे पहला चीज जो हमको इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है, वो क्या क्लियर हो रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन के सरफेस पर, वो उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित उसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, it is clear that क्या चीज क्लियर है, सबसे पहली चीज कि द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर ऑफ solution, total vapor pressure of solution can be related to the mole fraction of its component। जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो रिलेटेड होता है उस सॉल्यूशन में उपस्थित जो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन से। दूसरी चीज हमें क्या बता रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हमने क्या बताया कि ये लीनियरली रिलेटेड है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन total vapor pressure of the solution varies linearly with the mole fraction
with the mole fraction of component, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। और तीसरी चीज डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर, डिपेंडिंग अपॉन द vapor pressure, depending upon the vapor pressure of the pure component of the pure component A and B, pure component A and B, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction or decrease of mole fraction of the component A, यानी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होने से उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हमको इस इक्वेशन से मिलते हैं। सबसे पहली चीज ये कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो उसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज क्या कि टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो लीनियरली वेराइज होता है कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के। और तीसरी चीज ये कि अगर वेपर प्रेशर पे हम लोग डिपेंड करते हैं तो जो प्योर कंपोनेंट ए और बी है इनकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा सॉल्यूशन पे वो ए या बी के मोल फ्रैक्शंस के घटने से घटेगा और उनके मोल फ्रैक्शंस के बढ़ने से बढ़ेगा। तो याद रखें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग जब वेपर प्रेशर को लीनियरली वेराइज करते हैं, अगर हम लोग वेपर प्रेशर को क्या करेंगे लीनियरली वेराइज करेंगे तो लीनियरली वेराइज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, लीनियरली वेराइज करने पर हमें y mx c के अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है। याद रखने की बात ये भी है कि अगर एक का किसी भी एक कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन घटेगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। और अगर इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने के साथ ही उनके प्रेशर के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि PA इक्वल टू P नॉट A XA, ये चीज हम लोगों ने देखा। अब अगर मान लेते हैं कि यहां पे XA इक्वल टू 1 है, XA इक्वल टू कितना है 1 है, अगर XA इक्वल टू 1 है तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट A के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि PB इक्वल टू P नॉट B XB तो होता है, तो अगर PA XA जो है XA इक्वल टू 0 है तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर XB इक्वल टू 1 हो जाता है तो PB इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट B के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि जब कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो B का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा वो उसके प्योर लिक्विड के बराबर हो जाएगा, उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन अगर XA इक्वल टू 0 हो जाता है यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0 हो जाते हैं तो XB 1 के बराबर होगा, और जब XB 1 के बराबर होगा
तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। प्योर बी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं, अगर हम लोग मान लें कि हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? तो मान लें कि यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी कितना होगा? 0 होगा। और जब एक्स ए इक्वल टू 1 है तो इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं ये पी नॉट ए है। अब अगर इस पॉइंट पे हम लोग मान लें कि एक्स बी इक्वल टू 1 है, तो एक्स ए क्या होगा? 0 होगा। एक्स ए क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे में ये जो होगा वो पी नॉट बी हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। बी का जो प्योर लिक्विड जो बी का होगा उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब हम इसको क्या करें? इसको यहां से मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे, और इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मिला देते हैं। ये चीज हमको ये लाइन बताएगी, ये क्या बताएगी? ये पी टोटल बताएगी। पी टोटल इक्वल टू कितना? पी ए प्लस पी बी, ये बताएगी। ये वाली लाइन जो है, ये लाइन हमको क्या बताएगी? ये वाली लाइन हमको बताती है पी बी। क्या बताती है? पी बी। पी बी इक्वल टू कितना? पी नॉट बी इंटू कितना? एक्स बी। ये वाली लाइन क्या बताती है? पी ए। पी ए इक्वल टू कितना? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो देखिए, जब एक्स ए इक्वल टू 1 था तो इसका वेपर प्रेशर कैसा था? ए का मैक्सिमम, जो कि प्योर लिक्विड के बराबर था। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एक्स ए घटता जाएगा और एक्स बी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो अगर एक्स ए घटता जा रहा है तो पी ए भी तो घटता जाएगा। पी ए क्या होता जाएगा? जाएगा। और पीबी क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा। पीबी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे एक्स ए घटेगा वैसे वैसे पी ए जो होगा वो भी क्या होगा? घटेगा। यानी यहां तक आते आते ये 0 हो जाएगा। यहां तक आते आते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहां से 0 से ये एक्स बी जो है जैसे जैसे बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा, और जब यहाँ एक्स बी 1 होता है तो ये अपने मैक्सिमम यानी पी नॉट बी के बराबर वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका एक लीनियर ग्राफ है, जिस ग्राफ के द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को प्रदर्शित करते हैं और राउल्ट्स लॉ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये ग्राफ बना लेंगे आप लोग, और इतनी चीजें याद रखेंगे। तो ये चीज राउल्ट्स का लॉ था किसके लिए? जब दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो किसी भी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर अगर वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ये चीज एप्लीकेबल है। लेकिन यहीं पे एक चीज और आती है कि अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है, कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल है, तो हम लोग राउल्ट लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? राउल्ट्स लॉ जो है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाता है तब जबकि सॉल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उपस्थित है। तो हम लोग देखेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसका वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। Vapor pressure of solution solid in liquid। अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड उपस्थित है एज अ सॉल्यूट, तो ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कैसे होगा, राउल्ट्स लॉ जो है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाता है
और इस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो वेपर प्रेशर ऐसे सॉल्यूशंस का जिसमें एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उपस्थित होता है, तो हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। यानी मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने शुगर सॉल्यूशन कर लिया, ये हमने इसमें शुगर सॉल्यूशन लिया या साल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। मान लो हमने शुगर सॉल्यूशन लिया। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो तो वोलेटाइल होगा, वाटर जो होगा वो वोलेटाइल होगा, लेकिन जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो वोलेटाइल नहीं होंगे, क्योंकि जो वेपोराइजेशन होता है वो सरफेस से होता है। तो इस सरफेस पर वाटर के भी वेपर्स होंगे और शुगर के क्रिस्टल्स भी इन वेपर्स के बीच में होंगे। ऐसी कंडीशन में जो वेपर्स बनेंगे वो केवल वाटर के वेपर्स बनेंगे, शुगर के वेपर्स जो होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें कि जो शुगर के वेपर्स यहाँ सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित हैं, तो ये वाटर के वेपर्स को इंटरप्टेड करेंगे, वो उनको वेपोराइज नहीं होने देंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कहीं कम हो जाएगा, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग प्योर वाटर लेकर के यहाँ पे रखें, तो अगर प्योर वाटर लेकर के हम यहाँ रखते हैं तो केवल वाटर ही वाटर है पूरे कंटेनर में, और ऊपर के सरफेस पर भी वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपोराइज होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और ज्यादा से ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होने की वजह से इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इनके वेपर्स को इंटरप्टेड करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यही सॉल्यूशन में जो P टोटल होगा, ये P टोटल ये लेस देन P नॉट H2O हो जाएगा, लेस देन P नॉट H2O हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं वो कंप्लीटली वाटर के वेपर्स ही हैं, लेकिन वो उस स्पीड से नहीं बन पा रहे हैं जिस स्पीड से उन्हें बनना चाहिए। उनके वेपर फॉर्मेशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी उस सॉल्यूशन के सरफेस पर आकर के उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी कभी ऐसी बात आती है तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो लेस होगा प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस टाइप ऑफ solution, the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution is less than that of pure liquid। प्योर लिक्विड की तुलना में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अब अगर इस तरह के सॉल्यूशंस हैं तो इनके लिए जो राउल्ट लॉ होगा वो कैसे मॉडिफाइड हो जाएगा। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग पहले राउल्ट लॉ को एक बार रिकैप करें। राउल्ट लॉ क्या कहता था? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ क्या कह रहा है कि PA दैट इज इक्वल टू P नॉट A x A और PB दैट इज इक्वल टू P नॉट B x B। राउल्ट लॉ ये कहता है अगर मान लें इफ A इज सॉल्वेंट व्हिच इज वोलेटाइल, अगर A सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है एंड B is non-volatile solute, then only PA equal to P naught A x A is possible। केवल यही पॉसिबल होगा,
क्योंकि ये तो कोई वेपर्स बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। तो जो टोटल प्रेशर होगा यानी पी टोटल जो होगा, ये पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, केवल पी ए के बराबर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए के बराबर हो जाएगा। कब, जबकि सॉल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दो वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही खत्म हो गया, उसके बाद इसकी चर्चा ही नहीं करनी है। अब जो भी चीजें आएंगी इसके बाद वो केवल ऐसे सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगी जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा, उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसी एक ही जो वोलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होगा वो, जो सॉल्यूशन का वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। बात समझ में आ रही है? तो P टोटल हो गया किसके बराबर, PA के बराबर हो गया, या हम T टोटल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि P टोटल दैट इज इक्वल टू P नॉट A x A। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? P टोटल इक्वल टू कितना, P नॉट A x A। तो इसी से अब राउल्स का लॉ जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। तो राउल्स लॉ मॉडिफाइड हो जाता है, देखते हैं जरा मॉडिफाइड राउल्स लॉ क्या है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होता है। तो क्या चीज है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature the vapor pressure of a solution, vapor pressure of a solution, the vapor pressure of a solution containing non volatile solute containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent, to the mole fraction of the solvent। यानी राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो P टोटल होगा, P टोटल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या P टोटल को हम लिख सकते हैं क्या, P नॉट A x A। ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट है। क्यों इसको हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो गिवन टेम्परेचर पर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये राउल्स का मॉडिफाइड लॉ है किसके लिए, ऐसे सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित हो। क्या चीज उपस्थित हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित हो। तो आइए थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि P यस लिख दें, जो P सॉल्यूशन है, यस लिख लेते हैं, इसको टोटल थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है तो PS लिख लें। PS इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट A x A के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं क्या कि PS अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू कितना, x A लिख सकते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय 1, डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1। दोनों साइड्स को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस PS अपॉन P नॉट A
इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब अगर 1 माइनस हमने किया तो क्या ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए होगा, या फिर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स ए जो होता है वो एक्स बी के बराबर होता है। 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू कितना होता है? एक्स बी बराबर होता है। अब ध्यान से जरा देखो, ये इतनी चीजें क्या हैं? ये इतनी चीजें क्या हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या होता है? इसे हम क्या कहेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या चीज है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो गया आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन अगर आपको P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इक्वल टू एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बात समझ में आ रही है? तो अगर इतना है तो इसको हम लोग कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना इस बात को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो क्रिएट होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? और ये हमेशा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, तो ये हमेशा इक्वल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, जो किसके अंदर उपस्थित है? उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आ गई बात? तो इतनी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी इसी में थोड़ा सा और देखेंगे कि कैसे राउल्ट्स का लॉ जो है वो हेनरी के लॉ का एक स्पेशल केस है। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस कैसे है। और दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये कि आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, और कैसे ये होते हैं। तो फिर हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर और उसके बाद तब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो तब तक आप लोग इससे तैयार करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।